Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए, नया लेसन का नाम है ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना हमको ब्रांच का मतलब क्या होता है। ब्रांच को हिंदी में क्या कहा जाता है? शाखा। अब ये ब्रांच का मतलब क्या होता है? मान के चलो कि आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एक आपका बिजनेस चल रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस हर जगह पर फेमस हो जाए, सभी जगह आपके बिजनेस के चर्चे किए जाए, तो आपको क्या किया जाएगा? ब्रांच खोलना पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी अदर बैंक लेकर के चलो, रिलायंस लेकर के चलो, ठीक है, तो ये सब का नाम शायद ही कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा, हर किसी को मालूम है ना। तो चलो एक एग्जांपल जो हमने लिया था SBI, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है। तो आज हमारे शहर में भी SBI का ब्रांच है, और हमारे मसौरी में तो SBI का 2-2 ब्रांच है ना। तो अब ये SBI का जो ब्रांच हुआ मसौरी में होने की वजह से, या फिर सिटीज़ में, शहरों में होने की वजह से ही लोग जान पाएँ कि चलो एक SBI बैंक भी है कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब कि यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, मतलब कि यदि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है बड़े लेवल पर चलते रहे, तो उस दशा में आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रांच खोलना पड़ेगा। अब यह ब्रांच खोलना इतना आसान नहीं होता है। ब्रांच खोलने के लिए बहुत सारे इनकम एक्सपेंसेस ये सब देखे जाते हैं, असेट्स लायबिलिटीज वगैरह को देखा जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वह ब्रांच खोले हुए है, ठीक है, तो उसका क्या हिसाब किताब बनाया जाएगा, ब्रांच अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, जो सेपरेट ब्रांच हैं उस ब्रांच का अकाउंट्स किस तरह से बनाया जाएगा। आई बात समझ में? यदि आपसे कोई कहे कि ब्रांच क्या होता है, तो आप सीधे शब्दों में जवाब देना, ब्रांच जो होता है एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा होता है। ब्रांच क्या है? कोई भी बिजनेस का छोटा सा हिस्सा है, वो अलग नहीं है, वो बिजनेस से अलग नहीं है, वो बिजनेस का ही एक छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है। आई बात समझ में? ब्रांच क्या होता है? एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा होता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ब्रांच में बी डिफाइंड एज ए सेक्शन और डिवीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। ब्रांच जो होता है वो क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा एक हिस्सा होता है। बोलो, इतना में कोई दिक्कत? अब चलते हैं। अब यदि बात किया जाएगा, हमें यदि मान के चलो कि हम यदि अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उसके पहले सोचो कि हम क्यों ब्रांच खोलेंगे। कुछ तो कारण होना चाहिए ब्रांच खोलने का, है ना। तो ब्रांच खोलने से मुझे क्या होगा? सबसे पहला तो मुंह पे यही बात आता है, यदि जितना ज़्यादा ब्रांच होगा और वो ब्रांच सक्सेस होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं। ज़्यादा ब्रांच ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। अब चलो, यदि मान के चलते हैं कि ज़्यादा ब्रांच है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो अब खुद सोचो, मान के चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का 5 गो ब्रांच है, 5 जगह अपना ब्रांच खोले हुए है, तो अब कहो कि पांचों जगह से कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, यह जानना भी जरूरी है कि नहीं है। यदि मेरा 5 गो ब्रांच हम खोल के रखते हैं, तो हर ब्रांच से ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 एंड ब्रांच 5, 5 ब्रांच खोले हुए हैं, तो ये पांचों ब्रांच से मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, यह भी जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मालूम चलेगा, तभी मुझे यह मालूम चल पाएगा कि उस ब्रांच को आगे कितने समय तक टिके रह सकता है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन उसका क्या होगा। ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ब्रांच से हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो हम कह सकते हैं चलो भाई उस ब्रांच को चलने दो। यदि उस ब्रांच से हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, 1 साल देखे, 2 साल देखे, 3 साल देखे, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो चलो वो वाला ब्रांच को बंद कर दिया जाए। तो ये ब्रांच से हमको जो है प्रॉफिट एंड लॉस जब मालूम चलता है,
तो उससे हमको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम चल जाता है। आई बात समझ में। अब देखो ब्रांच कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। ब्रांच कितना प्रकार का होता है, तो आप लोग खुद सोच के बताओ कितने प्रकार के ब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। पहला जो ब्रांच होता है उसको हम लोग कहते हैं इनलैंड ब्रांच, ठीक है। पहला जो ब्रांच है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड ब्रांच। और जो दूसरा ब्रांच होता है उसको कहा जाता है फॉरेन ब्रांच, ठीक है। ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो ब्रांच होता है उसको हम लोग इनलैंड ब्रांच कहते हैं, और जो दूसरा ब्रांच होता है उसको क्या कहते हैं, फॉरेन ब्रांच कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच ये दोनों में क्या मतलब हुआ। तो इतना तो क्लियर है कि फॉरेन ब्रांच यदि हम कहते हैं तो यदि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना संगठन का छोटा सा हिस्सा अपने भारत देश से बाहर, यूएसए हो गया, लंदन हो गया, या फिर जापान हो गया, यूक्रेन हो गया, कई दूसरे देशों में हम ब्रांच खोल रहे हैं, तो वह ब्रांच हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन ब्रांच कहलाएगा। आई बात समझ में। यदि हम अपना ही ब्रांच हम अपना ही भारत देश में खोलते हैं तो वह क्या कहलाएगा, इनलैंड ब्रांच। इसको आप इनलैंड ब्रांच को दूसरे नाम से भी जान सकते हो, डोमेस्टिक ब्रांच। इनलैंड ब्रांच को क्या कहा जाता है दूसरे नामों से, डोमेस्टिक ब्रांच। यानी कि आपका जो ब्रांच है आपके ही देश में होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, इनलैंड ब्रांच। आई बात समझ में। यदि आप अपना ब्रांच को आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री खोलते हो तो वहाँ पर जो ब्रांच होगा उस ब्रांच को क्या कहोगे, फॉरेन ब्रांच कहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फॉरेन ब्रांच और इनलैंड ब्रांच, यहाँ पर 2 बातों पर ध्यान में रखना जरूरी है। एक, जहाँ पर ब्रांच खोला जा रहा है, ठीक है, पहला जहाँ पर ब्रांच खोला जा रहा है, और दूसरा उसका हेड ऑफिस कहाँ है। हेड ऑफिस का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, क्या होगा, जो मेन ब्रांच है, ठीक है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है। मान के चलते कि यह हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैंने 5 जगह खोल दिया, चलो एक पटना में भी मैंने खोल दिया, एक गया में खोल दिया, या एक जहानाबाद में खोल दिए, या फिर एक मुजफ्फरपुर खोल दिए, एक औरंगाबाद खोल दिए, 5 जगह पर खोल दिए। तो मेन ब्रांच मेरा क्या कहलाएगा, मेन जो है ऑर्गेनाइजेशन ये मसौरी में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेड ऑफिस। पटना वाले, गया वाले, जहानाबाद वाले, ये सब क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। अब बताओ मेरा हेड ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, इंडिया में ही है। यानी कि मेरा हेड ऑफिस इंडिया में है और मेरा जो ब्रांचेस है, मेरा जो ब्रांच है वो कहाँ है, इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, वो भी इंडिया में। यानी कि हेड ऑफिस इंडिया में, हेड ऑफिस जो देश में रहेगा वही देश में यदि ब्रांच खुलेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनलैंड ब्रांच कहलाएगा। हेड ऑफिस हमारा इंडिया में है, मान के चलते हैं हमारा हेड ऑफिस यहाँ पर है, और एक हम नया ब्रांच खोलते हैं लंदन में, ठीक है, लंदन में। तो मेरा बताओ हेड ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया में। अब लंदन में जो मेरा ब्रांच है वो कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन ब्रांच कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत। यानी कि ब्रांच 2 प्रकार का, एक इनलैंड ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच। बोलो इनलैंड ब्रांच में कोई दिक्कत, फॉरेन ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, ये जो इनलैंड ब्रांच होता है, ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है। इनलैंड ब्रांच जो होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में। ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार का। पहला डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो ब्रांच कितने प्रकार के थे, ब्रांच जनरली 2 प्रकार के थे, एक इनलैंड ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। नाम से ही पता चलता है, डिपेंडेंट यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, दूसरे के ऊपर रहना। इंडिपेंडेंट अपने मन से करना, ठीक है।
डिपेंडेंट का मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित है और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है। कहो कोई दिक्कत? डिपेंडेंट का मतलब होता है, सॉरी, डिपेंडेंट ब्रांच यानी कि वह ब्रांच को कहेंगे जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा। ठीक है, जनरली डिपेंडेंट ब्रांच जो होते हैं छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है किसका होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ये याद रखना, डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है किसके लिए होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। मान के चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज डैट एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो मसौरी में स्थिर है और यह काम क्या करता है? क्लोथ बेचता है। ये क्या बेचता है? क्लोथ बेच रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कहो कि ये लेदर का भी काम करता है, लेदर भी बेचता है। अब ये XYZ लिमिटेड जो है एक नया ब्रांच खोल रहा है। XYZ लिमिटेड एक नया ब्रांच खोलता है, वो खोल रहा है, मान के चलते हैं चलो पुणे में। ठीक है, पुणे में एक नया ब्रांच खोल रहा है। तो अब डिसाइड यह करना है, देखना यह है कि जो पुणे में जो ब्रांच खुलेगा वह डिपेंडेंट ब्रांच होगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात को कैसे पता चलेगा कि जो पुणे में ब्रांच खुलने वाला है वो डिपेंडेंट ब्रांच है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है? तो देखो यहाँ पर देखा जाएगा पुणे वाले ब्रांच में सेल जो हम करेंगे, बेचेंगे, जो वो बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं कि छोटे पैमाने पर? बड़ा लेवल पर मेरा बिजनेस चल रहा है कि छोटा लेवल पर मेरा बिजनेस चल रहा है? अब बताना, मान के चलते हैं पुणे में मैंने ब्रांच खोला, एक साल में मुझे 10 लाख 15 लाख रुपए उससे मिल रहे हैं। एक साल में मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 लाख या 15 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कि पुणे वाले ब्रांच का टर्नओवर कहो तो कितना हो गया? 10 लाख का हो गया। ठीक है, अब एक और भी मैंने ब्रांच खोला है चेन्नई में। ठीक है, एक और मेरा ब्रांच है वो चेन्नई में है। ठीक है, अब इस ब्रांच से मुझे जो है, इस ब्रांच से साल भर में इससे कितना आया था? 10 लाख का आया था, टर्नओवर था। अब चेन्नई में मैंने यदि ब्रांच खोला तो इस ब्रांच से मुझे 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। कहने का मतलब कि एक साल में 1.5 करोड़ रुपया से ज़्यादा हमको मिल रहा है। ठीक है, एक साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बताओ यहाँ पर डिपेंडेंट कौन होगा, इंडिपेंडेंट कौन होगा? ऑब्वियसली कहोगे कि पुणे वाला ब्रांच में उतना सेल नहीं हो रहा है जितना कि चेन्नई वाला ब्रांच में सेल हो रहा है मेरा। कहो कि गलत कह रहे हैं? पुणे वाला ब्रांच में मेरा उतना बिक्री नहीं हो रहा है, सेल हो रहा है जितना कि मुझे चेन्नई में सेल हो रहा है। क्योंकि पुणे में मैं बेचता हूं तो पूरे एक साल मेरा ब्रांच मेहनत काम कर रहा है, वहाँ के स्टाफ काम कर रहे हैं, तो 10 लाख का ही प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। लेकिन चेन्नई में हम जा रहे हैं, चेन्नई में भी मैंने एक ब्रांच खोला तो वहाँ पर मुझे एक साल में पूरे 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो कहो कि इसका जो टर्नओवर है ज़्यादा है। अब यहाँ पर सेल ज़्यादा है। एक आपने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार का होता है। पहला ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने वाला और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। पहला ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने वाला। प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वह 3 बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, 3 बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो है वो क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वह पीएल अकाउंट होता है और तीसरा जो होता है वह बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये 3 प्रकार के अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब बताओ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है XYZ लिमिटेड कपड़ा और लेदर का व्यापार करता है, यह प्रॉफिट अर्निंग है कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग है? प्रॉफिट अर्निंग है। जो XYZ लिमिटेड जो कंपनी है, कपड़ा का व्यापार किए हुए है और लेदर का व्यापार किया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है। तो कहो कि चाहे भाई XYZ लिमिटेड यहाँ का हो, पुणे का हो या चेन्नई का हो, सब कोई मिल करके प्रॉफिट अर्न करने वाला बिजनेस है, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ये तीनों बनाना पड़ेगा।
तो ये तीनों को बनाने के लिए एक अकाउंटेंट को भी रखना पड़ेगा ना अकाउंटेंट। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि ये पुणे वाले ब्रांच जो हैं इससे थोड़ा बहुत का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। तो XYZ लिमिटेड कहता है, तो XYZ लिमिटेड क्या बोल रहा है कि देखो भाई बात है ऐसा कि सबसे बड़ा है पैसा, ठीक है, कि तुम्हारे यहाँ से हमको जो है 10 लाख का ही प्रॉफिट होता है। तो एक काम ऐसा करो कि तुम अकाउंटेंट मत रखना, तुम्हारा जितने का भी सेल होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी होगा सब तुम हमको बताते चलो, हम लिखते जाएंगे। हमारे यहाँ जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है ना वही तुम्हारा अकाउंट बना देगा। क्यों तुम अकाउंटेंट पे और पैसा खर्च करना? आई बात समझ में? तुम्हारे यहाँ सेल तो हो नहीं रहा है ज़्यादा, तो क्यों और अकाउंटेंट को हायर करोगे? मत करो। तुम अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो भी इनकम एक्सपेंसेस हो रहा है, सब तुम हमको बताते चल जाओ। यहाँ का डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ का जो है वो अकाउंटेंट जो है तुम्हारा अकाउंट बना देगा। कहो इतना में कोई दिक्कत? तो अब चेन्नई वाले को कहता है कि देखो भाई तुम जो है 1.5 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हो, तुम ज़्यादा प्रॉफिट हमको दे रहे हो, तो एक काम करो कि तुम्हारा तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेल है, तो हम इसका भी हिसाब बना रहे हैं, तुम्हारा नहीं बना पाएंगे, तुम एक अकाउंटेंट हायर कर लो और तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपना तुम चेक करते रहना। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर खुद सोचना कौन सा ब्रांच जो है, पुणे वाला या फिर चेन्नई वाला, कौन सा ब्रांच जो है डिपेंडेंट होगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कौन सा ब्रांच डिपेंड करेगा? दूसरे के ऊपर आश्रित है पुणे वाला, क्योंकि ये तो सेल तो कर रहा है लेकिन इसको प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कहेगा XYZ लिमिटेड के पास जाएगा, कहेगा कि भाई साहब देखिए हमने इतना का सेल किया, हमको बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। तो XYZ लिमिटेड अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, सॉरी पुणे वाला ब्रांच जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए वो किसके ऊपर आश्रित है? XYZ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए पुणे वाला जो ब्रांच है वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। और चेन्नई वाला ब्रांच की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ के खुद के ब्रांच जान रहे हैं, यहाँ खुद एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, तो इसलिए ये जो ब्रांच हो जाएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच हो जाएगा। आई बात समझ में? पूरे आपको कॉन्सेप्ट जो समझना है, पूरे जो कॉन्सेप्ट समझना है वो आपका डिपेंडेंट ब्रांच पर है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच में थोड़ा सा 2 प्लस जोड़ दो, 2 पॉइंट ऐड कर दोगे तो इंडिपेंडेंट ब्रांच निकल जाएगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच में 2 पॉइंट्स ऐड कर दोगे तो आपका फॉरेन ब्रांच निकल जाएगा। यानी कि मेन सोर्स आपका कहाँ पर आ रहा है? डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया? वैसा ब्रांच, पहले कहो कि डिपेंडेंट ब्रांच छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह ब्रांच वाले जो होते हैं खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं, बल्कि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बना के देता है? हेड ऑफिस बना करके देता है ना। जैसे कि इस केस में यदि बात करें तो पुणे वाला ब्रांच जो था वो खुद बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहा था, ये किससे बनवा रहा था? XYZ लिमिटेड से बना रहा था, और XYZ लिमिटेड क्या था? हेड ऑफिस था। यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच होता है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस बनाता है। आई बात समझ में? डिपेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच होता है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं, इतना में बोलो कोई दिक्कत? अब देखो इन लोग को जो है चूंकि कहता है XYZ लिमिटेड कहेगा कि देखो भाई तुम्हारा तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बना रहे हैं, तुम्हारा पूरा काम तो हम कर रहे हैं ना, इसलिए तुमको जो हम गुड्स देंगे तुमको बेचने के लिए वही गुड्स बेचना है, ठीक है। तो हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच को गुड्स देता है बेचने के लिए, ठीक है। ये याद रखना कि हेड डिपार्टमेंट जो होता है, हेड ऑफिस जो होता है, वह ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है बेचने के लिए। जनरली यदि हम ही सब कुछ दे रहे हैं, कहने का मतलब कि सब कुछ हम ही दे रहे हैं, हेड ऑफिस जो है वो APL भी इसका बना करके दे रहा है, हेड ऑफिस जो है इसको गुड्स भी दे रहा है, तो बताओ ये पुणे वाले डिपार्टमेंट पे एक रेस्ट्रिक्शन लागू कर देता है, एक प्रतिबंधित कर देता है। क्या कह देता है कि देखो भाई हम तो तुम्हारा सब काम करके दे रहे हैं,
इसीलिए तुम जितने भी गुड्स को बेचोगे वो सब कैश के रूप में बेचोगे। किसके रूप में बेचना है? कैश के रूप में। यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वह गुड्स को कैश के बेसिस पर बेचता है, कैश के आधार पर बेचता है। यदि नॉर्मली साधारण स्वरूप डिपेंडेंट ब्रांच जो होते हैं वो क्या करते हैं? गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं कैश बेसिस पर। लेकिन यदि हेड ऑफिस उसको परमिशन देता है, अथॉरिटी अधिकार दिए हुए है कि आप गुड्स को उधार पर भी बेचो तो बेच सकता है। लेकिन जो जनरली बात कहा जाए, नॉर्मली जो है साधारण स्वरूप जो होता है डिपेंडेंट ब्रांच गुड्स को कैश बेसिस पर बेचते हैं। आई बात समझ में? अच्छा एक मुझे बात बताओ, इसमें ब्रांच कोई भी हो, खर्चा होगा कि नहीं होगा? खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उस खर्चे को कौन देगा? उस खर्चा को कौन देगा? ब्रांच नहीं देगा, हेड ऑफिस, मेन ब्रांच इसको नहीं बोलना, हेड ऑफिस। ठीक है, तो इसका एक्सपेंस को, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है उसका खर्च जो होते हैं वह कौन देता है? हेड ऑफिस देता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात पर और थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में क्या क्या जाने। डिपेंडेंट ब्रांच छोटा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यह जो होता है डेली बेसिस पर सेल करता है। इसमें जो होता है गुड्स जो भी होता है हेड ऑफिस सप्लाई करके देता है ना। अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान में रखना कि डिपेंडेंट ब्रांच यानी कि पुणे वाले जो ब्रांच हैं, पर डे का हिसाब, प्रत्येक दिन का हिसाब इसको यहाँ पर देना, सॉरी इसको यहाँ पर देना पड़ेगा, XYZ लिमिटेड को देना पड़ेगा। मतलब कि डिपेंडेंट ब्रांच को पर डे का कितने का इनकम हुआ, कितने का एक्सपेंस हुआ, हेड ऑफिस में पहुंचाना पड़ेगा। तो अब मान के चलते हैं एक दिन में पुणे वाले ब्रांच का, एक दिन में पुणे वाले ब्रांच का जो है 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ या 50,000 का सेल किया। प्रॉफिट एंड लॉस तो ये न बनाएगा। पुणे वाला ब्रांच एक दिन में 50,000 रुपया कमाया है। अब नियमतः कहता है, रूल्स कहता है कि इस पुणे वाले ब्रांच को 50,000 रुपये डेली, यानी कि 50,000 रुपये आज पहला दिन कमाई हुआ है तो हेड ऑफिस में पहुंचाना है। अब ये हेड ऑफिस आज यहाँ मसौरी में है, पटना में है, और ये पुणे वाला यहाँ पर है। तो बताओ कि कितना पर डे अप डाउन करेगा? कितना पर डे अप डाउन करेगा? दिक्कत है कि नहीं है? तो यहाँ पर अब क्या करना है, लेकिन नियमतः तो है कि इसका पर डे का जो इनकम हो रहा है वो यहाँ तक पहुँचाना है। तो वो क्या करेगा इसके लिए? अब देखो पुणे वाला ब्रांच, अच्छा एक मुझे बात बताओ, बैंक अकाउंट खुलता है ना, नॉर्मली बैंक अकाउंट कितने प्रकार से खोले जाते हैं? आप लोग के सभी के पास बैंक अकाउंट है? कौन सा है? किस प्रकार का बैंक अकाउंट है? सेविंग अकाउंट होगा। यदि साधारण पर्सन का जो बैंक अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, तो वह सेविंग अकाउंट नहीं बनाता है। उसे कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है? करेंट अकाउंट। ठीक है, तो चालू खाता खुलवाना पड़ेगा। सिमिलरली पुणे वाला ब्रांच क्या करेगा? हेड ऑफिस के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाएगा, हेड ऑफिस के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, और जितना भी पर डे का जो ट्रांजैक्शन है वही करेंट अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। जिसको आप कहोगे कि पर डे का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बैंक में रिमिट करना पड़ता है। रिमिट का मतलब होता है जमा करना। आई बात समझ में? पर डे का जो हिसाब होगा, पैसा जो होगा वो क्या करना पड़ेगा? इस पुणे वाले डिपार्टमेंट को XYZ लिमिटेड में पर डे का पैसा को जमा करना पड़ेगा। बोलो अब डिपेंडेंट ब्रांच में कोई इतना में दिक्कत है तो कहो, क्लियर है? अब देखते हैं ये आपका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यदि हम डिपेंडेंट ब्रांच खोले हुए हैं, ठीक है, यदि मान के चलो कि हम डिपेंडेंट ब्रांच खोले हुए हैं तो मुझे कौन कौन से अकाउंट्स बनाना है? यदि हम डिपेंडेंट ब्रांच खोले हुए हैं
तो मुझे कौन कौन सा अकाउंट्स खोलना है। ठीक है, तो देखो 4 अकाउंट्स खोले जाते हैं, ये ध्यान में रखना। 4 अकाउंट्स खोले जाएंगे। पहला जो अकाउंट खोला जाएगा या 4 प्रकार से, 4 टाइप से, 4 टाइप्स से आप अकाउंट्स बनाते हो। ठीक है, अच्छा एक मुझे बात बताओ, 4 प्रकार के अकाउंट्स तो बनाएगा, लेकिन इस 4 प्रकार के अकाउंट्स को कौन बनाएगा? डिपेंडेंट ब्रांच बनाएगा कि हेड ऑफिस वाला बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा। यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हेड ऑफिस 4 प्रकार का अकाउंट्स बना सकता है। चारों में से जो मेथड जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर सकता है। 4 प्रकार का अकाउंट्स होता है, जिसको पहला कहते हैं सिंपल सिस्टम। ठीक है, सिंपल सिस्टम, या इसको दूसरे नाम से, सिंपल सिस्टम को दूसरे नाम से कहा जाता है डेटर्स सिस्टम। ठीक है, पहला जो टाइप है वो क्या है? सिंपल सिस्टम, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में डेटर्स सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा जो होगा वह होता है फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, फाइनल अकाउंट सिस्टम। तीसरा जो होता है वह स्टॉक एंड डेब्टर्स सिस्टम। और चौथा जो होता है वह होता है होलसेल ब्रांच सिस्टम। ठीक है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसका जो हेड ऑफिस होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए ये 4 प्रकार का सिस्टम में से कोई भी सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, क्या बोले? यदि कोई ब्रांच है जो कि डिपेंडेंट ब्रांच है तो उस डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हेड ऑफिस ये चारों में से कोई एक मेथड को अडॉप्ट कर सकता है। 4 मेथड कौन कौन सा होता है? पहला सिंपल मेथड, जिसको हम लोग डेटर्स सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा फाइनल अकाउंट सिस्टम। तीसरा स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। और चौथा होलसेल ब्रांच सिस्टम। ये 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं और ये चारों में से कोई भी तरीका जो है अडॉप्ट कर सकता है हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सिस्टम्स, ये सिंपल सिस्टम से। इसको जनरली यदि बात करोगे, सिंपल सिस्टम को जनरली डेब्टर्स सिस्टम कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यह जो होता है सिंपल सिस्टम, XYZ लिमिटेड का 5 गो ब्रांच था यदि, तो हर 5 ब्रांच के लिए एक एक अलग अलग डेटर्स सिस्टम अकाउंट खोलेगा। ठीक है, यदि XYZ लिमिटेड के पास जो था 5 गो ब्रांच था तो 5 ब्रांच के लिए अलग से, 5 ब्रांच के लिए अलग अलग से सिंपल सिस्टम या तो फिर डेटर्स सिस्टम बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, वो कौन सा अकाउंट है? अकाउंट तो 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है, अब डिपेंडेंट ब्रांच हम कहते हैं तो सिंपल, फाइनल, स्टॉक, होलसेल, ये चारों आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंट होता है? अब इसमें हमको खुद सोचो कि डिपेंडेंट ब्रांच से हमको क्या जानना है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनकम और एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट में क्या होता है? परचेस और सेल से रिलेटेड होता है। नॉमिनल में ही इनकम और एक्सपेंस होता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच यह कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। यह याद रखना, यह कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। 1 नंबर के सवाल में पूछता है। डिपेंडेंट हो सकता है ऐसे पूछ देगा, सिंपल सिस्टम या डेटर सिस्टम कौन सा अकाउंट है? डेटर सिस्टम जो है वह कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये भी उसी का हिस्सा है ना। तो अब चलते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? याद करो, क्लास 11th से ही सभी को कहते आए हैं कि कॉमर्स का दुनिया क्या है? उल्टा है। ये याद रखना, कॉमर्स का दुनिया उल्टा है। यहाँ हर काम जो है उल्टे तरीके से किए जाते हैं। आई बात समझ में? हम लोग शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री यदि आप जान जाओगे
तो इसका लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा। तो अब एक बात पे ध्यान में रखना, पूरे डेटा सिस्टम का जर्नल एंट्री बनाओगे तो जर्नल एंट्री में कितने लाइन होते हैं? जनरली जर्नल एंट्री में 2 लाइन होता है, एक डेबिट का लाइन होता है और दूसरा क्रेडिट का लाइन होता है। जर्नल एंट्री में 2 लाइन होते हैं, एक डेबिट का लाइन, दूसरा क्रेडिट का लाइन, यानी कि 2 लाइन में जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, तो ये दोनों लाइन में से कोई एक लाइन में, दोनों लाइन में से कोई एक लाइन में आपका ब्रांच शामिल होगा, ब्रांच अकाउंट। याद करो क्लास 12 का रिवैल्यूएशन अकाउंट जब पढ़ाए थे तो वहां पर भी यही बात बोले थे कि दोनों में से कहीं एक जगह रिवैल्यूएशन शब्द होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर दोनों में से कहीं एक जगह जो है आपका ब्रांच अकाउंट शामिल होगा। आई बात समझ में? और इस ब्रांच को आपको डेबिट में या क्रेडिट में कब रखना है उसका जिक्र सुन लो। एक चीज तो हम लोग शुरू से ही इंसानों के शरीर के अंदर, इंसानों के अंदर व्यवहार में एक कॉमन चीज होता है, यदि कोई भी व्यक्ति से आपको फायदा होगा, कोई भी व्यक्ति जिससे आपको फायदा होता है, तो उस व्यक्ति को आप प्रायोरिटी, वैल्यू ज्यादा देते हो। गलत बोल रहे हैं तो कहना, जो भी इंसान से हमको फायदा होगा उसको वैल्यू ज्यादा देंगे। मान के चलो कि आपके घर में आपके दादा आपके नाना दोनों को आए, लेकिन अब दादा नाना दोनों को आए, लेकिन आपको दादा से ज़्यादा पैसा मिलता है, नाना से कम पैसा मिलता है, तो जो दोनों को एक साथ है तो सबसे पहले दावे के साथ करते हैं, दादा का पैर छू के प्रणाम करोगे, उसके बाद ही नाना को प्रणाम करोगे। कहो कि हम गलत कह रहे हैं, और बोल तो दो कि गलत कह रहे हैं। नहीं, ये फैक्ट है। जिससे हमको फायदा होता है ना उसको हम वैल्यू पहले देते हैं। ठीक है, अब दादा से फायदा होता है तो टाइम टाइम पे कहते दादा पानी पीजिएगा, दादा ये लीजिएगा, दादा वो लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नाना से नहीं पूछोगे, उनसे भी पूछोगे, लेकिन उन दादा की तुलना में नाना से कम। अब मान के चलो कि आपके घर में कोई एक ऐसे गेस्ट आते हैं जो आपके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, यानी कि आते हैं तो गुडविल लेकर के, तो पहली बात आते नहीं है। गुडविल कहने का मतलब कि मिठाई, फल फूल कुछ भी लेकर के तो आते नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर 1 रुपया का चॉकलेट भी आपको नहीं देते हैं, तो आया ना आया उससे हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहोगे गलत कह रहे हैं, होता ही है। तो जिससे हमको फ़ायदा होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखना, जिससे फ़ायदा होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी कि जिससे फ़ायदा होगा उसको डेबिट में रखेंगे, जिससे फ़ायदा होगा उसको कहाँ रखेंगे? डेबिट में रखेंगे। अब खुद सोचना, एक बात पे हमको ध्यान बताना, यदि मेरा हेड ऑफिस है, हम हेड ऑफिस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात कर रहे थे XYZ लिमिटेड और एक पुणे वाला ब्रांच, पुणे वाला डिपेंडेंट ब्रांच था, XYZ लिमिटेड हेड ऑफिस था। अब खुद सोचना, यदि XYZ लिमिटेड पुणे वाले ब्रांच में एक फर्नीचर बेचा दिया है, ध्यान से सुनना, XYZ लिमिटेड ने पुणे वाले ब्रांच में एक फर्नीचर दिया है, हम कह रहे हैं फर्नीचर दिया है, तो बताओ कि XYZ लिमिटेड को उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब खुद सोचो, बिजनेस की नज़र से देख करके सोच के हमको बताना, बिजनेस पर्पस से सोच के बताना। आपका जो है XYZ आप हेड ऑफिस है, एक पुणे वाले डिपार्टमेंट को फर्नीचर दिए हो या स्टॉक दिए हो, कुछ भी कहो, स्टॉक दिए, मशीन दिए या कैश दिए, कुछ भी दिए हो, तो बताओ आपको फायदा होगा, हेड ऑफिस को फायदा होगा कि नुकसान होगा? सोचो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की तरीका से सोच के बताना। आप एक हेड ऑफिस हो, आपका कहीं ब्रांच है, वहां पर आप कोई संपत्ति दे रहे हो, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? सोचो, दिमाग नहीं काम कर रहा है तो बताओ तो जल्दी, क्या होगा? फायदा होगा। खुशी? फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। कैसे? हम तो यहाँ पर कैश दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो मेरा तो जा रहा है ना,
हम पैसा दे रहे तो मेरे यहाँ से तो जा रहा है। हाँ, क्या कुछ बोल रहा था? फायदा कैसे हुआ? खुद आप लोग तो बोल तो दिए फायदा, लेकिन हुआ कैसे फायदा? हम तो यहाँ से जब दे रहे हैं तो मेरे यहाँ से तो जा रहा है। फर्नीचर भी दे रहे हैं भाई, 50,000 का 1 लाख का फर्नीचर खरीद के दिए हैं, तो मेरे यहाँ से तो लॉस जा रहा है। तो आप लोग कह रहे हो कि फायदा हुआ। फायदा हो रहा है, होगा फायदा, वो इसलिए फायदा होगा। यदि हम नहीं देंगे इसको तो यहाँ से हमको प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? कहोगे गलत कर रहे हैं। यदि हम इस डिपार्टमेंट में, इस ब्रांच में पैसा नहीं देंगे, मशीन नहीं लगा करके देंगे, तो वहाँ पर सेल करेगा कैसे? नहीं करेगा ना। तो उस दशा में हमको क्या होगा? फायदा होगा। यदि हम ब्रांच को कुछ देते हैं तो फायदा हुआ। यानी कि कहने का मतलब कि हम एक ब्रांच को फर्नीचर दिए हैं, जर्नल एंट्री बताना क्या होगा? यदि हमने फर्नीचर दिया है ब्रांच को तो जर्नल एंट्री क्या होगा? एक जगह कैश, एक जगह आपका ब्रांच लगेगा, और यह ब्रांच तब लगेगा जब आपको फायदा हो, और जहां फायदा होगा ब्रांच डेबिट में रहेगा, ऊपर जाएगा। अब बताना, फायदा हुआ है ना? फर्नीचर से फायदा हुआ तो क्या लिखोगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जिससे फायदा होगा, जो ब्रांच हमको, पुणे ब्रांच से हमको फायदा हो रहा है, तो पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। यदि आप जो है पुणे वाले ब्रांच को 50,000 रुपया दिए हो, लो भाई, शुरू आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप पैसा दे रहे हो, 50,000 रुपया तुम ले लो, ठीक है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? हाँ, फर्स्ट टाइम पैसा दे रहे हो तो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली पैसा दोगे तभी तो वो सेल करेगा ना। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट, पुणे वाले ब्रांच से हमको फायदा मिलेगा तो पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में? यदि हम मशीन दिए हैं तो पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। यदि हम स्टॉक दिए हैं तो पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। फर्नीचर दिए हैं तो पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आई बात समझ में? ये सब आपका कब का होगा? ओपनिंग, शुरुआती दौर में। यदि आपका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को है, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से बिजनेस प्रारंभ होता है, 31 मार्च को बिजनेस खत्म होता है, और 1 ही अप्रैल को आप पुणे वाले ब्रांच में फर्नीचर दे दिए, स्टॉक दे दिए, मशीन दे दिए, कैश दे दिए, तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, पुणे ब्रांच है ना, तो पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? अब चलते हैं। आप तो पैसा तो दे दिए, ठीक है, पैसा तो दे दिए। अब खुद जरा सोच के बताना, ये आपका जो है ओपनिंग स्टॉक है। यदि ओपनिंग स्टॉक होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा। ओपनिंग स्टॉक यदि होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा। देखो, हम डायरेक्ट एक ही बार में हम आपको जो ना है बता दे रहे हैं, आप जैसे आपको समझना होगा वैसे समझ लेना। यदि इसका बात करते हैं, मेन इसमें काम आपको क्या करना है? ब्रांच अकाउंट खोलोगे तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट आपका ये होगा, ठीक है, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट आपको ये होगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री आपने क्या बोला? पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ये सब, पुणे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ये सब। तो पुणे ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं, पुणे ब्रांच डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, किसके नाम से लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक के नाम से, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के नाम से। क्या आपका फर्नीचर था तो फर्नीचर यहाँ पर आपका इनर कॉलम में हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या था? स्टॉक था तो स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा। मशीन था तो मशीन यहाँ पर आपका हो जाएगा। कैश था तो कैश यहाँ पर हो जाएगा। अब ये सभी को ऐड करके आपको, ये सभी को जोड़ करके यहाँ पर दिखा देना है। मान के चलो फर्नीचर 10 रुपया, स्टॉक 10 रुपया, मशीन 10 रुपया और कैश 15 रुपया, तो कितना रुपया हो गया? 45 रुपया। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में 45 रुपीज। अब खुद सोचना, यदि आपका ये ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा।
अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक किधर होगा, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा? ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। तो ये साइड हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर जो जो आपका ओपनिंग स्टॉक में था वही सब आपका क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। जो जो ओपनिंग स्टॉक में था, क्या था, फर्नीचर, फिर क्या था, स्टॉक, फिर क्या था, मशीन, फिर क्या था, कैश, फिर ये सब को जोड़ करके आउटर कॉलम में हमको दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? कहो इतना में कोई दिक्कत? अब जरा खुद सोच के हमको बताना, यदि ये अकाउंट कब बन रहे, ये अकाउंट बना कब रहे हो, 1 अप्रैल को बनाओगे कि 31 मार्च को बनाओगे? 31 मार्च को बनाओगे, क्लियर है। तो साल भर तो फर्म ये पुणे वाला ब्रांच चला, तो पुणे वाला ब्रांच के ऊपर मान के चलते हैं कुछ लॉस हो गया, कुछ लायबिलिटी बन गया, पुणे वाले ब्रांच पे कुछ लायबिलिटी बन गया, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, लायबिलिटी। अब खुद यहाँ पर खुद सोचना जरा, हम बताएंगे कुछ ज़्यादा स्पेशली, हम ज़्यादातर बता नहीं रहे हैं, बस आपको खुद सोच के हमको बताना। ओपनिंग स्टॉक में देखो तो कौन कौन सा आइटम डाले हो, असेट वाला आइटम है कि लायबिलिटी वाला है, असेट है। ओपनिंग स्टॉक में असेट था, तो असेट है आपका डेबिट में, तो ब्रांच का लायबिलिटी किधर लिखोगे, डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। ब्रांच का असेट जो था वो डेबिट में लिखाया, ब्रांच का असेट जो था वो डेबिट में लिखाया, तो ब्रांच का लायबिलिटी जो है वो किधर लिखाएगा, क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है, बाई लायबिलिटी के नाम से लिख दे रहे हैं हम। अब लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, क्रेडिटर होता है, जो भी रहे, कैपिटल नहीं, कैपिटल देखो पूरे इसमें कैपिटल का तो जिक्र है नहीं, क्योंकि मेन कैपिटल तो इसका लगा हुआ है, मेन कैपिटल इसका है, इसलिए पूरे ब्रांच अकाउंट में कहीं भी कैपिटल शब्द का उपयोग नहीं करना है, पूरे ब्रांच में कहीं कैपिटल शब्द का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल पूंजी लगता है हेड ऑफिस का। लोन रहेगा, हो सकता है बीपी होगा, हालांकि ये तो जनरली ज़्यादातर होता नहीं है, और ये जो है आपको 90% गारंटी के साथ कहते हैं आपके सवाल में जो है लायबिलिटी का जिक्र नहीं होगा, 90% चांस है लायबिलिटी का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यदि होता है तो ये सब को फिर से जोड़ के आउटर कॉलम में दिखा देना है। अब यदि लायबिलिटी उठा है तो लायबिलिटी खत्म भी होगा, तो लायबिलिटी यदि उठा था क्रेडिट में तो उसको खत्म किधर किया जाएगा, डेबिट में किया जाएगा। टू लायबिलिटी, वही नाम, क्रेडिटर, लोन, बीपी, बिल पेबल, ये सबको जोड़ करके आउटर कॉलम में। आई बात समझ में? अब खुद सोचना, यदि मान के चलो, यदि आप जो है ब्रांच को कुछ गुड्स सप्लाई किए हो, आपने ब्रांच को कुछ गुड्स सप्लाई किया, तो ओ इस ब्रांच में डेबिट साइड लिखोगे कि क्रेडिट साइड लिखोगे? आपने गुड्स सप्लाई किया, सोचो आपने गुड्स दिया है, कुछ भी सामान दिए, चलो ये 5 डब्बा जो था, 5 कार्टून जो था, मैंने पार्ले जी दिया पुणे वाले डिपार्टमेंट को, हालांकि यहाँ पर तो पार्ले जी का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन चलो 5 पैकेट मैंने दिया, तो अब इसको हम किधर लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे कि ये साइड लिखेंगे? क्यों डेबिट साइड लिखेंगे? बोल रहे हो डेबिट साइड क्यों लिखेंगे? दे रहे हैं इसलिए कि देंगे तभी तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो यदि कोई गुड्स को दिया जाएगा, तो गुड्स को यदि सप्लाई किया जाएगा तो किधर लिखा जाएगा, गुड्स सप्लाई को डेबिट साइड लिखा जाएगा। यदि कोई गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। आई बात समझ में? अब बताना, यदि मुझे
उस पुणे वाले ब्रांच से मैंने बताया कि पर डे पैसा देना होगा। पुणे वाला ब्रांच हमको पैसा दिया है, ठीक है, हमको पैसा दिया है तो हम किधर लिखेंगे? हेड ऑफिस को पैसा मिला है, ब्रांच से मिला है हेड ऑफिस को पैसा, किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। किसके नाम से लिखोगे? कैश के नाम से लिखोगे। यदि हम ब्रांच जो है वो पैसा दिया तो किसके नाम से लिखेंगे? टू कैश के नाम से लिखेंगे। हम दे रहे हैं तो टू कैश, यदि ब्रांच से हमको मिल रहा है तो बाय कैश। और क्या है? यदि हम जो है वेजेस दिए हैं तो हम मजदूरी दिए हैं, वेजेस दिए हैं तो किधर लिखेंगे? हेड ऑफिस मजदूरी दिया, किधर लिखाएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में लिखाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कौन कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, कौन कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है? बैलेंस कर देना है। फिर से वही नियम अपनाना है, इधर वाले साइड को जोड़ना है और इधर वाले साइड से लेस करना है। यदि इधर वाला साइड ज़्यादा हो जाता है, ये वाला साइड कम हो गया तो प्रॉफिट। यदि ये वाला डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, क्रेडिट साइड कम हो गया, लॉस। फिर से बोल रहे हैं, यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया, डेबिट साइड कम हो गया तो प्रॉफिट के नाम से लिखोगे। यदि क्रेडिट साइड कम हो गया है और डेबिट साइड ज़्यादा हो गया है तो क्या लिखोगे? लॉस। प्रॉफिट को यदि कोई पूछे कि बताओ प्रॉफिट कैसे होगा तो क्या बोलोगे? प्रॉफिट जब होगा क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को घटाते हैं तो प्रॉफिट होता है। और लॉस को यदि पूछता है तो क्या बोलोगे? डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका जो है सिंपल जो था, सिंपल सिस्टम जिसको डेटा सिस्टम कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर और भी ऐसा नहीं है कि आपका ये पूरा लेसन खत्म हो गया, इसके आगे बहुत अभी है, ठीक है। तो उसके आगे आपका कुछ दिन के बाद थ्योरी चलेगा, क्योंकि तब तक इतना का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और ये ब्रांच अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट पे। और देख लो, खुद देख लो, बहुत ज़्यादा सवाल भी इसमें मिल जाएगा, है ना। तो इस ब्रांच अकाउंट जो है आपका जो है ये डिपेंडेंट का जो था सिंपल सिस्टम कंप्लीट हो गया। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.